हाय गाइस, मैं शरद सर। आज हम लोग बाइनोमियल एक्सपांशन को एक्सप्लेन करेंगे। बाइनोमियल एक्सपांशन जनरली हमको लोअर क्लास से a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटीज पता होती है। जस्ट फॉर्मली मैं लिख रहा हूं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लोअर क्लास में हमको तो ये आइडेंटिटी सिखा दी जाती है। कैसे आई ये फिलहाल नहीं पता। जैसे हमको ये भी पता है कि a प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी जनरली हम लोग 7th स्टैंडर्ड में हम लोग कंप्लीट करते हैं। a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। स्टूडेंट्स यहां पर देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर, देयर आर टू टर्म्स। पावर 2 है, पावर 2 है, इसका मतलब यहां पर टर्म्स कितने हैं 3। a प्लस बी होल क्यूब में पावर यहां पर 3 है, टर्म्स कितने दिखाई दे रहे हैं 4। a क्यूब 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अब एक चीज ध्यान से देखिए, यहां पर जो फर्स्ट कंटेंट है a स्क्वायर, उसका डिग्री कम होना स्टार्ट हो जाएगा। a स्क्वायर के बाद a, नेचुरली यहां पे a का पावर 1 है, इसके बाद a का पावर 0 है। जो सेकंड टर्म है वो फर्स्ट टर्म में नहीं है लेकिन है, b का पावर 0, b का पावर 1, b का पावर 2। मित्रों यहां पे हम ये भी देख रहे हैं a रेस टू 3 a स्क्वायर a का पावर 0, b का पावर 0, b स्क्वायर b क्यूब। मीन्स फर्स्ट कंटेंट a प्लस बी में जो भी है वो धीरे धीरे डिक्रीजिंग पावर में दिया हुआ है, डिक्रीजिंग डिग्री में दिया हुआ है। और जो सेकंड कंटेंट भी है वो इंक्रीजिंग पावर में जा रहा है। अब रहा सवाल इनके बीच के नंबर्स का। इनके बीच के नंबर्स मतलब कोएफिशिएंट्स। देखिए ध्यान से, ये 1 2 1। जनरली अगर मैंने सिर्फ a प्लस बी लिया होता यहां पर पावर 1, अब इसका पावर 1 है, देखिए दो टर्म है 1 1, कोएफिशिएंट 1 1 है। सिर्फ सिंगल टर्म लिया होता तो सिंगल 1 आता। अब ये 1 प्लस 1, फर्स्ट नंबर एज इट इज 1 प्लस 1 2, लास्ट नंबर एज इट इज 1 2 1। अब देखिए मित्रों यहां पे ध्यान से 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 1 3 और 1 एज इट इज। ये क्या दिखाई दे रहा है 1 2 1। अगर तीन टर्म है 1 3 3 1, 1 3 3 1 लाइन से। इट मीन्स अगर यहां पर a प्लस बी का पावर 4 होता तो मित्रों हमें यहां पे क्या मिलना चाहिए था a4 a क्यूब b a स्क्वायर b स्क्वायर a b क्यूब और b रेज टू पावर 4 मिलना चाहिए, प्लस सब में। ठीक है। अब चाहिए बीच के नंबर। देखिए a रेज टू 4 a क्यूब a स्क्वायर a विदाउट b स्क्वायर b क्यूब b रेज टू 4। मतलब आइडेंटिटीज नहीं आते हुए भी हम एक मेथड के थ्रू इसके कोएफिशिएंट लिख सकते हैं। देखिए यहां पर जैसे 1 का 1 प्लस 3 4, 3 प्लस 3 6, 3 प्लस 1 4 और 1 एज इट इज 1 4 6 4 1, 1 4 6 4 1। कितने इसी तरीके से हमने एक्सपांशन सीख लिया। अब यहां पर पावर 5 पावर 6 थोड़ा सा कम टाइम है, डिफिकल्ट लगता है लेकिन डिफिकल्ट है। ये जो हम यहां पर बना रहे हैं ये है पास्कल ट्राइंगल। किसी भी एक्सपांशन में पास्कल ट्राइंगल का यूज करके हम दो कंटेंट प्लस में हो या माइनस में हो उसका स्क्वायर, क्यूब, 4 पावर, 5th पावर कुछ भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स फिर यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आता है सर पावर ज्यादा है तो सबसे पहले क्या पास्कल ट्राइंगल हमें पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा वहां तक या हमको लर्न करना पड़ेगा? तो ऐसा कुछ नहीं है। इसी एक्सपांशन को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो हम इसे नाम दे देंगे बाद में बाइनोमियल एक्सपांशन। बाइनोमियल एक्सपांशन के थ्रू फ्रेंड्स हम डायरेक्टली फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर्मूला मीन्स
सपोज a प्लस बी का पावर n है। मित्रों यहाँ पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। हम फिलहाल सीबीएसई एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं, गुजरात बोर्ड की बात कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ पावर जो है वो नेचुरल नंबर के फॉर्म में सॉल्व करेंगे। जबकि इंजीनियरिंग के कई लेवल में या डिप्लोमा के अंदर में हम पावर n को रियल नंबर, रेशनल नंबर के बेस पे भी सोल्व कर सकते हैं। फिजिक्स में इसका कहीं ज्यादा यूज होगा। अब यूज के तौर पर इसीलिए हम लोग शुरुआत में बाइनोमियल एक्सपांशन स्टार्ट कर रहे हैं। अब आप साइंस ले या कॉमर्स ले, बाइनोमियल एक्सपांशन तो दोनों में आएगा ही आएगा। यहाँ पे सोल्व करने का तरीका मैं एक जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूं, NC0 a रेज़ टू पावर n प्लस NC1, देखिए मित्रों a का पावर घटेगा और b यहां से स्टार्ट होगा, प्लस NC2 a रेज़ टू पावर n माइनस 2b²। ये सीरीज चलती रहेगी। हमने जैसे कहा कि जितना पावर होता है उससे एक नंबर, एक टर्म ज्यादा होता है एक्सपांशन में, तो लास्ट टर्म हमारे पास होना चाहिए NCn b रेज़ टू पावर n, क्योंकि लास्ट टर्म में फर्स्ट टर्म नहीं होता और फर्स्ट वाले टर्म में सेकंड टर्म मतलब कि b का टर्म नहीं होता। ये बाइनोमियल एक्सपांशन का जनरल फॉर्मूला है। मित्रों, जो तुम a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख रहे थे, एक्चुअली वो यहीं से लिख रहे थे। अब यहां पर क्वेश्चन ये है, सर ये आपने NC0, NC1, NC2 क्या लिखा है? ये भी अपने आप में एक अलग से पूरा चैप्टर है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जो प्रोबेबिलिटी के स्टार्टिंग पॉइंट में आता है। कॉम्बिनेशन, यहां पर C रिप्रेजेंट फॉर कॉम्बिनेशन। अब परमुटेशन कॉम्बिनेशन का मीनिंग थोड़ा सा उसको उस डायरेक्शन में ले जाना पड़ेगा। परमुटेशन में हम लोग जैसे NP0 लिखते हैं, परमुटेशन मीन्स टू अरेंज। हमें किसी जगह के ऊपर में कुछ लोगों को अरेंज करना है, दैट इज कॉल्ड सिंपल परमुटेशन। यहां पे हम लोग उसकी टोटल डेफिनेशन की तरफ नहीं जा रहे हैं। हमारा मेन मकसद है यहाँ पे ये कोएफिशिएंट्स क्रिएट करना कि किस तरीके से इसका सॉल्यूशन निकलेगा। हम बेसिक फॉर्मूले में जाते हुए जनरल फॉर्मूले के तौर पे हम लोग देखेंगे कि भाई NC1, NC2, NCn ये सब क्या है। C रिप्रेजेंट फॉर कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मीनिंग यहां पर मित्रों है सिलेक्शन। सिलेक्शन कई प्रकार से हो सकते हैं, ठीक है। जैसे एक टीम बनानी है या कुछ लोगों को हमको कमेटी में इंक्लूड करना है, 10 फीमेल है, 6 मेल है, 5 की ही कमेटी बनानी है, तो आप क्या करोगे? अरे भाई हम लोग फीमेल कितनी चाहिए, मेल कितने चाहिए, कमेटी में कितने मेंबर होने चाहिए, वो डिसाइड करने के बाद कॉम्बिनेशन के मैथमेटिकल फॉर्मूले से हम क्रिएट करते हैं कि भाई हाँ इतने लोगों को हम इस तरीके से अपनी कमेटी के अंदर शामिल कर सकते हैं। चांसेस जो हमें सिलेक्ट करना हो, सिलेक्शन। तो यहाँ सिलेक्शन का मतलब था C। मैं यहाँ पे बेसिकली खाली समझाता हूं कि सिलेक्शन हम लिखते किस तरीके से। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 10C3, 10C3। यहाँ पे 10 का मतलब या फिर n का मतलब है, या फिर ये जो n पावर में दिया हुआ था उसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ कंटेंट हमारे पास कितना है। टोटल समझ लो हमारे पास 10 लोग हैं, 10 में से मुझे 3 लोगों को सिलेक्ट करना है। तो इन हाउ मेनी वेज यू कैन सिलेक्ट 3 पर्सन्स फ्रॉम 10 टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स। 10 में से हमें 3 लोगों को सिलेक्ट करना है। ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंट करने का तरीका है, NCR। हम R को यहाँ फिलहाल नहीं लिख रहे हैं, R का मतलब यहाँ पर 3 है, 10 में से 3 लोगों को सिलेक्ट करना है। बेसिक फॉर्मूला जब हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन करेंगे, क्योंकि साइंस में, कॉमर्स में दोनों में परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी और बाइनोमियल एक्सपांशन इंक्लूड है, इसीलिए हम लोग 11th स्टैंडर्ड से यहीं से स्टार्ट करते हैं। 10C3 का मतलब हम लिखेंगे 10 × 9 × 8। देखिए मित्रों, 10 को 3 बार डिसेंडिंग ऑर्डर में लेकर के जाए। 10 3 टाइम्स, 10 × 9 × 8। डिनोमिनेटर में मुझे इसको लास्ट तक लेके जाना है, दैट इज 3 × 2 × 1। समझ में आया क्या लिखा है मैंने? जनरल फॉर्मूला समझा रहा हूं, वैसे फॉर्मूला फैक्टोरियल फॉर्म में है जो हम टर्म बाद में लेंगे। 10C3 10 × 9 × 8 डिवाइडेड बाय 3 × 2 × 1। अब हम देख रहे थे फॉर्मूले में a² + 2ab + b²। पहला और आखिरी टर्म जो है वो नियर अबाउट मीन्स फिक्स 1 1 ही होता है। फिर जो आगे से सेकंड लास्ट, इनके कोएफिशिएंट सेम होते हैं, फिर उनके सामने के कोएफिशिएंट सेम होते हैं। इस तरीके से बाइनोमियल एक्सपांशन क्रिएट होता है। अब यहां पर 10C3 इसका मीनिंग ये हुआ, चलो इसको मैं यहां पे कट कर देता हूं।
इसका आंसर 120 है। अगर मैंने 10C7 सोल्व किया होता तो 10 को 7 बार पीछे 1 2 3 4 5 6 7, तो नेचुरली मैं 7 को भी पीछे लास्ट तक लेकर के जाता। मित्रों देखिए यहाँ पे 7 6 5 4 7 6 5 4 कैंसिल हो गए, 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, अगेन आंसर कितना है हमारे पास 120। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो 10C3 है वो 10C7 भी वही नंबर है। तो आगे से तीसरा नंबर जो होगा इस सीरीज में पीछे से 7वां नंबर का कोएफिशिएंट भी वही होगा। ओके 120 120। अब इसका मीनिंग हम अगर स्टार्टिंग से लिखना स्टार्ट करें NC0, मित्रों ये बहुत बड़ा थ्योरम है। किसी भी टर्म में अगर सिलेक्शन 0 है तो उसका आंसर हम लिखेंगे 1। और नेचुरली जो लास्ट टर्म है NCN, n को n टाइम पीछे लेके जाइए। समझ लो 5 3 5 दिया हो तो हम 5 को 5 बार पीछे लेके जाएंगे, लेकिन नेचुरली डिनोमिनेटर भी मुझे 5 को लास्ट तक लेके जाना है, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहां पर ये फॉर्मूला बाइनोमियल एक्सपांशन का बेसिक फॉर्मूला यही है। हम इसके बेस के ऊपर में एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद कई वीडियोस इस तरीके से हम बनाएंगे जिसमें अलग अलग कैटेगरी से हम किस तरीके से एक्सपांशन में कोएफिशिएंट ढूंढ सकते हैं, पूरा पूरा एक्सपांशन कर सकते हैं, इस कौन सा टर्म तुम्हें फाइंड करना है, कोएफिशिएंट फाइंड करना है, इस टाइप के डिफरेंट सम्स लेंगे। फिलहाल यहाँ पे समझ लो मैं एक एग्जांपल लिखता हूं। सपोज 3a + 2b रेज़ टू पावर 4। नेचुरली अभी हम लोगों ने मित्रों लिखा था पावर 4 का फॉर्मूला क्या होता है, लेकिन वो सिर्फ a + b का पावर 4 था। अब हम इस तरीके से इसको एग्जांपल वाइज सोल्व करके देख लेते हैं। ओके अब 3a + 4b, मैं यहाँ पे स्टार्ट से करूंगा 4c0। फर्स्ट टर्म का मीन्स पावर है 3a रेज़ टू पावर 4। सेकंड टर्म यहाँ पर नहीं आएगा। प्लस पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूं 4c1 3a का पावर 3। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे 2b स्टार्ट होगा, प्लस 4c2 3a का पावर 2 और 2b का पावर 2 हो जाएगा, प्लस 4c3 3a का पावर 1 और 2b का पावर 3 हो जाएगा, प्लस 4c4 3a नहीं आएगा और 2b का पावर 4 हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूले के हिसाब से यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है। 4c0 4c1 4c2 4c3 4c4। अब तो आप बोलोगे सर 4c5 4c6, भाई हम 4 लोगों में से 5 लोगों को सिलेक्ट नहीं कर सकते, हम यहाँ पे मैथ्स कर रहे हैं। सो अब हम इसको सेकंड स्टेप में एक्सपांशन कर देते हैं। जैसे मैंने कहा 4c0 किसी भी टर्म का बेसिक अगर यहाँ पे 0 है NC0 तो इसका आंसर लिखेंगे 1, और फाइनल जो NCN है उसका भी आंसर हम लिखेंगे 1, क्योंकि n में से 0 गया तो n में से n गया तो 0, 10 में से 3 गए तो 7, 10 में 7 गए तो 3, इनकी वैल्यूज सेम होती है। अब यहाँ पर 4c0 1 है, 3 का पावर 4 81a रेज़ टू पावर 4, प्लस 4c1 4 को एक बार पीछे बोले 4 ही होगा, नीचे 1 है तो 4, दिस इज 27 इंटू 2b, प्लस 4c2 हम बराबर लिखेंगे 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। 4c2 4 2 बार 4 इंटू 3 नीचे 2 1 लास्ट में, 3 स्क्वायर इज 9, तो 9a स्क्वायर और 4b स्क्वायर, 9a स्क्वायर एंड 4b स्क्वायर, प्लस 4c3 4 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3a इंटू 8b क्यूब, प्लस मित्रों देखिए हमने उसी तरीके से लिखा है 4c3। नेचुरली 4c3 का आंसर तो 4 होना चाहिए, क्योंकि देखिए 4c1 का आंसर 4 था। 4c4 का आंसर 1 होगा, और डायरेक्टली यहां पर है 16b रेज़ टू पावर 4। एक बार स्टेप ध्यान से देख लीजिए, बहुत इजी है, ज्यादा मार्क्स के लिए आता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्वेश्चन जो है वो बहुत इजी है। सोल्व करने का तरीका बस हमारी पावर में या कैलकुलेशन में कहीं पर मिस्टेक नहीं जानी चाहिए, कोई ज्यादा लॉजिक नहीं लगता है इसमें, खाली एक तरीका है लर्न करने का। 81a रेज़ टू पावर 4 हम फाइनल स्टेप लिख रहे हैं, प्लस अब हम यहाँ पे 27 और 8 को
मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसकी वजह से हमको सेकंड टर्म मिल जाएगा 27 इंटू 8 216 प्लस 216b यहां पे स्टार्ट हुआ। यहाँ मित्रों में ए क्यूब यहां लिखना भूल गए थे, ए क्यूब इंटू 20, यहां पर हमने ए क्यूब मिस आउट कर दिया था लिखना, जनरली ये गलती होती है। यहां पर मित्रों बचेगा 2 से कैंसिल हुआ ये 2 टाइम्स, करेक्ट। 9 इंटू 8 इंटू या फिर 6 4 जा 24, 24 9 जा 24 इंटू 9, अगेन 216 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस मित्रों यहां पर है 8 3 जा 24, 24 इंटू 4, 24 इंटू 4 96, ए का टर्म कम हो गया, बी का टर्म बढ़ गया होगा, प्लस हमारे पास लास्ट टर्म है 16b रेज़ टू पावर 4। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे देख रहे हैं इसमें इतनी स्टेप्स ही है। हमने बाइनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है उसके बेस के ऊपर हमने यहाँ पे सम लिखा, फिर इसका कैलकुलेशन कर लिया। इस कैलकुलेशन में खाली एक ही बात ध्यान रखनी थी कि 4C0 4C1 हम किस तरीके से कोएफिशिएंट्स निकालते हैं। यहाँ पास्कल ट्रायंगल के हिसाब से कोएफिशिएंट नहीं आते, क्योंकि हमने पहले से ही ए और बी में कोएफिशिएंट्स दे दिए थे। अब स्टूडेंट्स ये भी ख्याल आता है सर प्लस के लिए माइनस के लिए, प्लस के लिए फॉर्मूला है, तो माइनस के लिए अगर सपोज यहाँ पर माइनस साइन है तो फर्स्ट टर्म प्लस, सेकंड टाइम माइनस, अगेन प्लस, देन माइनस, तो प्लस माइनस चलता रहेगा। यहां पर भी अगर माइनस है तो ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो स्टूडेंट देख सकते हैं ज्यादा कोई लॉजिक ना लगाते हुए बाइनोमियल एक्सपेंशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला कहीं पे नोट कर लो, करेक्ट। या फिर हम अपने आने वाले दूसरे वीडियो में ये करने वाले हैं कि और हम एक्सपांशन लेंगे। हमने सिर्फ सिंपल एग्जांपल लिया है, करेक्ट। बाइनोमियल एक्सपांशन अगर फॉर्मूला आ गया, ये चैप्टर जनरली इसी फॉर्मूला बेस्ड डिपेंड है। इसमें से हमें किसी टर्म को खींचना है तो नेचुरली मैं किसी भी एक टर्म को इस फॉर्मेट में लिख करके उसका सामने का कोएफिशिएंट निकाल सकता हूं। ध्यान देने की बात खाली यही है कि जितने पावर है उससे एक टर्म ज्यादा आएगा। आगे डिफिकल्ट लेवल सोल्व करते समय हम देखेंगे कि जब 3 टर्म हो, 4 टर्म हो तो उसका एक्सपांशन किस तरीके से एज्यूम करके लिया जाता है। सो एक स्टेप, दूसरी स्टेप कैलकुलेशन और थर्ड स्टेप लास्ट, इस तरीके से बाइनोमियल एक्सपांशन एक इजी तरीका है सोल्व करने के लिए। थैंक यू, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी के सम्स को आगे बढ़ाएंगे।